So, guys, we are going to start with section 61, which states criminal conspiracy. Let us see what it is. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऊपर पहले लिख लो एरो बना के सेक्शन 61 उर्फ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। इसका एमसीक्यू पूछा जा चुका है पहले भी जुडिशरी में बहुत बार, आगे भी पूछा जा सकता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। कंटिन्यूइंग ऑफेंस वो होता है विच कीप्स ऑन बीइंग कंटिन्यूड फ्रॉम वन इवेंट टू अनदर। जैसे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कैसे कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, जब हम डिस्कस करेंगे साथ ही आपको समझ भी आ जाएगा। व्हेन टू और मोर पर्सन्स एग्री विद द कॉमन ऑब्जेक्ट। अब ये चीज डेफिनेशन में नई तरीके से एक्सप्लेन करी गई है। नहीं, पहली आईपीसी में दिस वाजंट लाइक दैट, कॉमन ऑब्जेक्ट वर्ड एज सच नहीं यूज किया गया था, बट कोडिफिकेशन अच्छे से करने का नतीजा ये है कि उन्होंने एक्सप्रेसली स्टेट किया है यहाँ पे दैट टू और मोर पर्सन्स एग्री विद द कॉमन ऑब्जेक्ट टू डू और कॉज टू बी डन। तो इसके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के नीचे एक एरो बना के लिख लो और क्लैरिटी के लिए, एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस विदाउट डूइंग एनी एक्ट टू कैरी आउट दैट एग्रीमेंट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। यानी कि कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट आपस में कर लिया कि हम एक ऑफेंस को अंजाम देंगे बिना विदाउट डूइंग दैट एक्ट टू कैरी आउट दैट एग्रीमेंट। यानी कि कोई ऐसा एक्ट किया नहीं, आपने और मैंने एग्री किया कि वो वाला ऑफेंस कर देंगे, लेकिन हमने वो ऑफेंस किया नहीं है अभी तक। अभी जो एग्री कर लिया ना, वही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। एग्री कर लिया ना, उतने में ये हमने ऑफेंस कमिट कर दिया। ये ऑफेंस ही ऐसा है कि हमने जब एग्री ही कर लिया, जब हमने नियत ही बना ली कि हम करेंगे ही करेंगे, तो जैसे कि नियत को पनिशमेंट दी जाती है ना, तो ये एक अलग उदाहरण है उसी चीज की कि जब आपने एग्री कर लिया एक ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए, हेंस यू आर लायबल फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो अब एग्रीमेंट कौन सा, कमर्शियल एग्रीमेंट है क्या? जो ट्रांजैक्शन कमर्शियल एग्रीमेंट जो करते हैं, जैसे किराया नामा होता है टेनेंसी के केसेस में, है ना, वो तो एक एग्रीमेंट है। क्या हमने इसमें भी क्रिमिनल लॉ में भी एग्रीमेंट आ गया क्या? कमर्शियल नहीं, ये कमर्शियल एग्रीमेंट नहीं है, ये नॉर्मल मीटिंग ऑफ द माइंड्स को कहा गया है, ठीक है ना, मीटिंग ऑफ द माइंड्स। लेकिन एग्रीमेंट वाली लाइन याद क्यों करनी है? क्योंकि एमसीक्यू जब आता है तो वो उनमें ऑप्शंस में इस वे में ही आंसर मांगते हैं वो कि an agreement to commit an offense without doing an act to carry out that agreement is criminal conspiracy। ठीक है, तो हम बेयर की लैंग्वेज पर वापस आते हैं कि टू और मोर पर्सन एग्री विद द कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऐसे साझे पर्पज से दो लोगों ने एग्री कर लिया, या दो से ज्यादा ने एग्री कर लिया कि करेंगे या फिर होने देंगे, मतलब विल कॉज इट टू बी डन, मतलब ऐसी घटना को अंजाम आने देंगे। कैसे? इलीगल एक्ट करेंगे या फिर विच इज नॉट इलीगल एक्ट, ऐसा जो इलीगल नहीं है लेकिन इलीगल तरीके से किया गया। ठीक है, सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड एज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब इसके ऊपर लिख लो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेटर मस्ट बी प्रेजेंट। वीडियो की साइड पे बन के आ रहा होगा, ठीक है, साथ में लिखा भी है, मैं बोल भी रहा हूं। It's not necessary that every criminal conspirator must be present at every stage of criminal conspiracy। यानी कि ये मतलब जो बातें हैं ना, ये मल्टीपल टाइम्स वेरीफाइड बातें हैं और मल्टीपल टाइम्स इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, और सही आंसर जो था वो यही थी, यही गाइडलाइन थी। इसलिए आपको मैं डायरेक्टली लिखवा रहा हूं ताकि कल को आपकी क्वेश्चंस में गलती हो ही ना। ठीक है, तो ये पहले लिख के रख लो, और ये कंसेप्ट क्या है समझते रहो साथ साथ। कहता ये जरूरी नहीं है कि हर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेटर को उस जगह पे मौकाए वारदात पर प्रेजेंट होना जरूरी है। नहीं, फोन पर भी तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर सकता है। इस वजह से ये गाइडलाइन एक्यूरेट है अपनी ही सेंस में। आगे लिखो दूसरी लाइन, नो ओवर्ट एक्ट इज नेसेसरी फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी ओवर्ट एक्ट, एक्सप्लिसिट एक्ट, कोई भी उस कॉन्स्पिरेसी को अंजाम देने वाला एक्ट नेसेसरी नहीं है। क्यों? बिकॉज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज एन ऑफेंस इन इटसेल्फ। चलो बेयर को अब कंटिन्यू करते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अनलेस सम एक्ट बिसाइड्स द एग्रीमेंट इज डन बाय वन और मोर पार्टीज टू सच एग्रीमेंट इन परसुएंस देयरऑफ। अब ये प्रोवाइजो घंटा लगा देते हैं, बच्चे समझ नहीं आता है, और कोई भी यूट्यूब पर वीडियो देख लो, ये प्रोवाइजो को एक्सप्लेन किया ही नहीं गया। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करके आपको बताता हूं ताकि सिंप्लीफाई हो जाए आपके लिए। नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस। कोई भी एग्रीमेंट नहीं, एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस shall amount to criminal conspiracy unless
some act besides the agreement is done by or one or more of the parties to such agreement in pursuance thereof. कहते कि कोई भी एग्रीमेंट नहीं एक्सेप्ट किसके, एक्सेप्ट उस एग्रीमेंट के कि जिसमें सोचा होगा कि ऑफेंस करना है हमने, वो तो अमाउंट करेगा ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, ये तो हमने पहले पढ़ लिया. लेकिन नो एग्रीमेंट अनलेस सम एक्ट बिसाइड्स द एग्रीमेंट इज डन बाय वन और मोर. तो कहते हैं कि जब कोई एग्रीमेंट ऐसा किया है कि ऑफेंस हमने अंजाम देना ही देना, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाएगी. लेकिन कोई भी एग्रीमेंट जहां पे इस चीज के अलावा, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के कंसेप्ट के एग्रीमेंट के अलावा अगर हमने कोई भी और एग्रीमेंट किया तो उसमें सम एक्ट बिसाइड्स द एग्रीमेंट मस्ट बी डन. तो कहते हैं कि इसके अलावा वाला जो हमने किया ना एग्रीमेंट, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के कंसेप्ट में नहीं फॉलो हो रहा, उस एग्रीमेंट के साथ ओवर्ट एक्ट इज नेसेसरी इन सिंपल मैनर. तो इसके साथ लाइन लगा के पेंसिल से लिखो, एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस कैन अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इवन इफ नो स्टेप इज टेकन टू कैरी आउट दैट एग्रीमेंट. वही बात जो हमने पहले डिस्कस करी, सिंप्लीफाइड मैनर में हमने लिख लेना. आगे एक्सप्लेनेशन में आ जाओ. इट इज इमटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट और इज मेयरली इंसिडेंटल टू दैट ऑब्जेक्ट. क्या था कि ये नहीं मैटर करता कि वेदर द इलीगल एक्ट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट और इज मेयरली कैरेक्टरिस्टिक टू दैट ऑब्जेक्ट. कहते कि जब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के कंसेप्ट में आप लाए करके तो ये नहीं मैटर करेगा कि वो जो इलीगल एक्ट है वो अल्टीमेट पर्पस था आपके एग्रीमेंट का या नहीं, या फिर वो इंसिडेंटल यानी कि कैरेक्टरिस्टिक आपके एग्रीमेंट का ऐसा था. ये नहीं मैटर करेगा क्योंकि ऑफेंस तो आपने कमिट कर दिया. ठीक है, चाहे इलीगल ऑब्जेक्ट ही अल्टीमेट, इलीगल एक्ट ही अल्टीमेट ऑब्जेक्ट था या फिर इलीगल एक्ट सिर्फ इंसिडेंटल उर्फ कैरेक्टरिस्टिक था आपके ऑब्जेक्ट का. स्टार डाल के लिखो, मीटिंग ऑफ माइंड्स इज द जस्ट ऑफ ऑफेंस. ये जो साइड पे पेंसिल से लिखवा रहा हूँ, पूछी गई बातें हैं किसी ना किसी स्टेट के कोई ना कोई जुडिशरी के एग्जाम में, ये पूछी हुई बातें हैं वो लिखवा रहा हूँ मैं. ठीक है, और ये वो पूछी हुई बातें हैं जिस पर ज्यादा गलतियां हुई थी. ठीक है, तो ये वो बातें लिख लो क्योंकि कंसेप्ट तो वही है. जहां पे कंटिन्यू कर रहा है कंसेप्ट, वो उस कंसेप्ट के क्वेश्चंस तो अभी भी बरकरार रहेंगे और वो रहेंगी एग्जिस्टेंस में. तो whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offense punishable with death, imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term of 2 years or upwards, सजाए मौत, उम्र कैद या फिर rigorous imprisonment, harsh punishment for a term of 2 years or upwards, ऐसे offenses में क्या punishment मिलेगी? Punished in the same manner as if he had abetted that offense. आगे स्टार डाल के वाली लाइन लिखवा दी थी, वो ऊपर के कंसेप्ट की है. ठीक है, तो ये पनिशमेंट लिख लो. उसके बाद दूसरी पनिशमेंट क्या है जो इन ऑफेंसेस में नहीं फॉल करता, अदर देन द अबव मेंशन्ड ऑफेंसेस. उन ऑफेंसेस में जो हल्के ऑफेंसेस हैं उनकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में ज्यादा से ज्यादा 6 महीने या फिर फाइन या फिर दोनों. अब आ जाओ, अबेटमेंट की कॉन्स्पिरेसी हमने डिस्कस की थी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की भी हमने डिस्कस कर ली है. अब दोनों में फर्क क्या है, ये फर्क को रीड कर लो. बहुत सारे मार्क्स लेने वाले क्वेश्चंस इससे बनते हैं. ये टेबल जो है इसको पी जाओ, लिख लो. ठीक है, बहुत काम का टेबल है क्योंकि क्वेश्चंस इस कंसेप्ट के आसपास आएगा तो ये क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है. और कैसे हाई है ये देखो, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी क्या है, एक्ट या ओमिशन must be in or in pursuance or take place in order of conspiracy. यानी कि एक्ट या ओमिशन ऐसा होना चाहिए जो उस कॉन्स्पिरेसी की परसुएंस में करा है या फिर उस कॉन्स्पिरेसी के ऑर्डर में हुआ है, उसके सीक्वेंस में ही हो रहा है ना, कि जैसे ऐसे प्रिपेयर करेंगे, वैसे वो करेंगे, वैसे डिजाइन करेंगे, इस जगह तू जाएगा, उस जगह मैं जाऊंगा, उसी चीज की वो एक्ट कमिट हुआ है, उसी चीज की उसी सीक्वेंस के आधार पर या फिर उस नियत के परसुएंस में, तो वो आएगा अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में. इतना क्लियर कोई यूट्यूब चैनल नहीं बताता. ठीक है, किसी में चैनल में मैंने नहीं देखा आज तक इतना क्लैरिटी से बात टू द पॉइंट कही हो. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है, अ प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स शुड बी अ प्रायर मीटिंग ऑफ 2 or more persons of agreement to do an illegal act or legal act by illegal means. जहां पे एग्रीमेंट वर्ड आ गया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जहां पे परसुएंस वर्ड आ गया अबेटमेंट बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. ये जो कह रहा हूं ना, गोल्डन वर्ड्स हैं वीडियो के, मार्क कर लो.
एग्रीमेंट आ गया तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इन परसुएंस आ गया तो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। कल को एमसीक्यूज दोगे दिक्कत आएगी नहीं, जब जैसे वर्ड पढ़ लोगे एग्रीमेंट साथ ही स्ट्राइक कर जाएगा। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है, आंसर आपका ऑटोमेटिकली करेक्ट होगा। इन परसुएंस की बात करी गई है तो अबेटमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, आंसर आपका ऑटोमेटिकली करेक्ट होगा। सेकंड पॉइंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट प्रायर कंसर्ट बिटवीन द पार्टीज इज देयर। अबेटमेंट वाले केस में जरूरी नहीं है कि प्रायर कॉन्सर्ट हो, उसकी एक इलस्ट्रेशन भी हमने पढ़ी थी ना, जहां पे कॉन्सर्ट नहीं था, दो मीटिंग ऑफ द माइंड्स नहीं थी, फिर भी वो अबेटमेंट में लाइबल हो रहे थे अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में, ठीक है। दैट इलस्ट्रेटिव एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने करवाई भी थी। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज इज मस्ट, ठीक है, बिकॉज मीटिंग ऑफ माइंड्स इज जस्ट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सेक्शन 62, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। अब इधर अंडरलाइन करो बाय द संहिता, वो कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या क्रिमिनल लॉ में ऐसे सजा दी जाती है, क्योंकि सेक्शन 62 में अगर हम किसी ऑफेंस का अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसकी क्या सजा होगी, ठीक है ना। एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर की एक्सप्रेस प्रोविजन है, ठीक है। अगर आप अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहे हो, मर्डर नहीं हुआ, अटेम्प्ट में ही, सेकंड लास्ट एक्ट में ही रुक गई आपकी कहानी, ठीक है, तो आप अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल हो जाते हो। लेकिन अगर आपने कोई भी ऐसा ऑफेंस किया जिसका अटेम्प्ट की सजा एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नहीं है, कोई भी एबीसीडी ऑफेंस ले लो, जैसे ब्राइबरी ले लो, या फिर ले लो आप थेफ्ट ले लो, कोई भी ऑफेंस ले लो जिसकी एक्सप्रेस अटेम्प्ट टू थेफ्ट थोड़ा ना पनिशमेंट कोई दी हुई है, तो वो सारे ऑफेंसेस में जिसकी एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है उसकी एक्सप्रेस प्रोविजन एक ही है, दैट इज सेक्शन 62 भारतीय न्याय संहिता। तो अब क्या ये संहिता पर, बीएनएस पर ही लागू होगा ये सेक्शन, या फिर सारे क्रिमिनल लॉ पे? यहाँ पे देख लो क्या कहता है, पहली लाइन ही है, whoever attempts to commit an offense punishable by this संहिता, बात खत्म। कोई भी अटेम्प्ट करता है ऑफेंस करने का, पनिशेबल बाय दिस संहिता with imprisonment for life or imprisonment to cause such an offense to be committed in attempt by where अब इधर लाइन अंडरलाइन करो, where no express provision is made by the संहिता, बस वही बात होगी कि जहां पे एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नहीं है फिर भी, तो क्या होगा उस घटना का अंजाम, उसकी हरकत का अंजाम क्या होगा, उसका अंजाम होगा कि उसको आधी सजा देंगे। अब उम्र कैद के केस में अटेम्प्ट किया तो क्या सजा देंगे, अब वही कंसेप्ट आ गया, फ्रैक्शन ऑफ द टर्म्स ऑफ पनिश इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ वाला जो मैंने कराया था, जो मैंने कहा था फ्यूचर में अभी हम पढ़ेंगे इसका कंसेप्ट का असली मतलब, इधर आ गया उसका रेलेवेंस। अब वो सेक्शन कहता था फ्रैक्शन वाला कि जब हमने 1 to 1/4 1/8 करना है किसी भी ऑफेंस का, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 20 साल की माना जाएगा, ठीक है। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले ऑफेंस का अगर आपने अटेम्प्ट किया तो कितनी सजा होगी, 10 साल। क्यों? क्योंकि 20 का आधा 10 साल, ठीक है। अगर 8 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट वाला ऑफेंस है तो अटेम्प्ट आपने उसका किया, एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दी हुई भारतीय न्याय संहिता में, कितनी सजा होगी मैक्सिमम, 4 साल, 1/2 कर लेना, ठीक है। अब आगे आ जाओ, इधर देखो पेनल्टीमेट के सामने लिख लो सेकंड लास्ट। पेनल्टीमेट का मीनिंग है सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट क्यों इधर मार्क करवा रहा हूं, क्योंकि जब आपकी ऑफेंस की कहानी सेकंड लास्ट स्टेज पर ही खत्म होगी, फाइनल स्टेज क्या है, कमीशन ही कर दी, सेकंड लास्ट स्टेज क्या है, अटेम्प्टेड द एक्ट, गोली चला दी, सेकंड लास्ट स्टेज, गोली लग गई, कमीशन हो गया एक्ट की, मर्डर हो गया, गोली लगी, लास्ट स्टेज क्लियर कर लिया आपने, मर्डर बन गए, सेकंड लास्ट स्टेज पर ही कहानी खत्म हो गई, पेनल्टीमेट एक्ट पर कहानी खत्म हो गई, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गई, ठीक है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस पोइनिटेंशिये means an opportunity to withdraw from a contract or obligation before it is completed or to decide not to commit an intended crime, कि ऐसी अपॉर्चुनिटी कि निकल सकते हो आप उस ऑब्लिगेशन से इससे पहले कि वो कंप्लीट हो जाता, या फिर डिसाइड करने की शक्ति कि मैंने वो ऑफेंस नहीं करना है। अब ये डॉक्ट्रिन अप्लाई हुई सेक्शन 62 पे, जिस वजह से हमने सजा दी आधी। अब एक तरफ हम नियत को पनिशेबल बनाते हैं, दूसरी तरफ हम अटेम्प्ट के केस में आधी सजा दे रहे हैं। अब इसका लेजिस्लेटिव पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूं कि हमने नियत को देना है जी, पनिशमेंट नियत को देनी है, अब नियत तो थी ही, फिर अभी आधी क्यों करी, पूरी क्यों नहीं दे रहे। अब आ जाओ जुरिडिशियल साइंस में, क्या कहती है जुरिडिशियल साइंस की ये साइंस कहां से है, जुरिस्प्रूडेंस है, डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस पोइनिटेंशिये, ठीक है। और मैं क्यों आपको मार्क करवा रहा हूं, इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर भी जुडिशरी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं,
ठीक है, कुछ भी आलतू फालतू चीज नहीं करवा रहा, टू द पॉइंट करवाऊंगा और वो याद करते रहना साथ साथ। चलो, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस पोइनिटेंशिये कहती है कि इस डॉक्ट्रिन के आधार पर हमने कम सजा दी है। क्यों? क्योंकि अभी भी उसके पास मौका था, अभी भी एक ऐसी सिचुएशन थी कि शायद उसका मूड पलट जाता कि यार नहीं, गलत कर रहा हूं। इस वजह से उसकी गिल्ट 100% नहीं है, आधी गिल्ट मान के हम उसको कम सजा देंगे। अब लिखो, इलस्ट्रेशन ए करो, बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें भी एक अलग ही कंसेप्ट है। ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू स्टील सम ज्यूल्स बाय ब्रेकिंग ओपन अ बॉक्स and finds after so opening the box that there is no jewel in it. He has done an act towards the commission of theft, hence guilty. तो अर्थात क्या हमने समझा कि चोरी करने गया लेकिन गया तो देखा गया कि यार अंदर तो सामान ही नहीं है, चोरी नहीं कर पाया, फिर भी सजा होगी। क्यों? क्योंकि अटेम्प्ट टू कमिट एन इम्पॉसिबल एक्ट, मौके पे तो इम्पॉसिबल हो गया ना, तो इससे ट्रिकी क्वेश्चन बनाते होते हैं, जुडिशरी में पूछते हैं, प्री में, और पूछा भी जा चुका है कि वेदर अटेम्प्ट टू कमिट एन इम्पॉसिबल एक्ट इज एन ऑफेंस और नॉट। आंसर क्या है? यस इट इज। सेक्शन 63 चैप्टर 5 स्टार्ट हो गया ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। सेक्शन 63 रेप की बात करता है। अ मैन इज सेड टू कमिट अ रेप इफ ही, कौन सी सिचुएशन? पेनिट्रेट किया पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू वेजाइना या फिर माउथ या फिर यूरेथ्रा और एनस ऑफ अ वुमन और मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन, खुद के साथ करवाने की कोशिश या किसी और के साथ करवाने की कोशिश, और इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट। अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक नई चीज बताऊंगा। बेयर में जो चीजें हैं वो तो आप भी पढ़ लोगे, लेकिन आपकी सक्सेस आपके करीब तब आएगी जब कंसेप्ट के साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी चीजें भी बता दूं जो आपको बेयर नहीं बताएगा, जो आपको बुक नहीं बताएगी कमेंट्री वाली, जो आपको यूट्यूब पे और कोई चैनल नहीं बताएगा। मिलेगा तो सिर्फ बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्सपीरियंस से। क्या है? डिजिटल रेप का कंसेप्ट कहां दिया हुआ है? सेक्शन 63 क्लॉज बी में। इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ अ बॉडी नॉट बीइंग द पेनिस इनटू वेजाइना, यूरेथ्रा और एनस ऑफ अ वुमन और मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। डिजिटल रेप जैसे कि उंगली, फिंगर, कोई ऑब्जेक्ट, कुछ भी घुसा देना इनटू द प्राइवेट पार्ट ऑफ अ वुमन, दैट अमाउंट्स टू डिजिटल रेप। ठीक है, ये हेल्ड हो चुका है काफी जजमेंट्स में भी। क्लॉज सी, मैनिपुलेट्स एंड इंटरप्रेट्स एनालाइजेस एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ वुमन so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any other part of the body of such a woman or makes her do with him or any other person। और आगे आ जाओ, डी क्लॉज अप्लाइज हिज माउथ, हाँ, टू वेजाइना एनस यूरेथ्रा, तब भी रेप हो गया। ठीक है, तो ये 4 सर्कमस्टांसेस हैं, तो इन चारों में लाया गया तो रेप अपने आप ऑटोमेटिकली रेप की धारा लगेगी ही लगेगी। अंडर द सर्कमस्टांसेस फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग 7 डिस्क्रिप्शन, अब 7 डिस्क्रिप्शंस में से किसी एक में भी फॉल करके आपने ये हरकत कर दी तो रेप का ऑफेंस। कैसे? अगेंस्ट हर विल, किसी की मर्जी के खिलाफ। अगेंस्ट हर, विदाउट हर कंसेंट, उसका कंसेंट लिए बगैर। ठीक है, विद हर कंसेंट, व्हेन हर कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर और एनी पर्सन इन whom she is interested in fear of death, यानी कि उसके प्रेमी को या उसके फैमिली के बंदे को मार देंगे या बहुत ज्यादा हर्ट करेंगे, हर्ट पहुंचाएंगे, ऐसे डर में डालकर उसका कंसेंट लेके फिजिकल हुए, दैट इज रेप। विद हर कंसेंट व्हेन द मैन नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड, यानी कि धोखा दिया, ऐसे कि शो कर दिया उसको कि मैं तो तेरा हस्बैंड हूं। ठीक है, उस बंदे ने शो कर दिया लड़की को कि वो उसका हस्बैंड है, लड़की को लगा कि हाँ वो उसका हस्बैंड है, हेंस वो दोनों फिजिकल हुए, चाहे उसका कंसेंट था भी तो भी लड़के ने रेप किया क्योंकि उसने झूठ बोला कि वो उसका हस्बैंड है, वो तो हस्बैंड उसका है ही नहीं। आगे आ जाओ, विद हर कंसेंट व्हेन एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। ठीक है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, कंसेंट लेके किया, रेप है। इंटॉक्सिकेशन में की हालत में थी, चाहे खुद नशा किया था, चाहे किसी ने करवाया था, चाहे आपने करवाया था, कंसेंट लिया फिर भी रेप। आगे आ जाओ, एडमिनिस्ट्रेड बाय हिम, लड़के ने खुद ही पर्सनली एडमिनिस्टर किया या फिर किसी और के द्वारा, या फिर जैसे तैसे भी उसको इस तरह से कोई चीज दे दी कि शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस। वो एक्ट को समझ ही नहीं पा रही क्या होने लगा, कोई नशा दे दिया, वो नहीं समझ पा रही, उसको नहीं पता इसका अंजाम क्या होगा, क्या कर रहे हैं, कंसेंट उसने दे दिया। ऐसी हालत में
हैंस रेप विद और विदाउट हर कंसेंट, चाहे उसने कंसेंट दिया चाहे नहीं दिया। 18 साल से छोटी लड़की फिजिकल इंटरकोर्स किया या वो चार क्लॉज ए बी सी डी में फॉल करके कुछ भी किया, तो ओरल सेक्स भी किया जैसे कि अप्लाइज हिज माउथ टू वेजाइना एनस यूरेथ्रा, ठीक है, रेपिस्ट हो गए, राइट। व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, बिल्कुल। तो ये सारी की सारी जो गाइडलाइंस हमने पढ़ी हैं कंसेप्चुअल, हेंस दे आर लॉजिकल। एक्सप्लेनेशन 1, वेजाइना इंक्लूड करेगा लेबिया मेजोरा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2, कंसेंट विच मींस कंसेंट मींस अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट व्हेन द वुमन बाय वर्ड्स जेस्चर्स, जरूरी नहीं है कि बोल के बताना, लड़की ने जेस्चर से भी साबित हो सकता है। और एनी फॉर्म ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कम्युनिकेट्स विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट, ठीक है। थिंग इज स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ, एक्सप्लेनेशन 2 अपने आप से ही बयां कर रही है उसका मीनिंग, जैसे मैंने स्टेट कर दिया। प्रोवाइडेड दैट अ वुमन हु डज नॉट फिजिकली रेजिस्ट टू द एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन शैल नॉट, अच्छा अगर वो मना नहीं कर रही, रेप हो रहा है लेकिन वो रेजिस्ट नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने बाय जेस्चर से कंसेंट दे दिया है। ये एक्सप्रेस प्रोविजन डाल के उन्होंने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि जब एक्चुअल में किसी के साथ ऐसी सिचुएशन होती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान नंब हो जाता है, समझ नहीं पाता है क्या हो रहा है उसके साथ, ऐसा ट्रॉमेटाइज हो जाता है तो वो रेजिस्ट भी नहीं कर पाता, इतना मेंटली ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोविजन प्रोवाइजो दी गई है ताकि लोगों को न्याय, लड़कियों को न्याय मिल सके। एक्सेप्शन पर एक्सेप्शंस पर आ जाओ। पहली, मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप। अच्छा मेडिकल प्रोसीजर है, डॉक्टर कुछ कर रहा है तो वो रेप नहीं है। Sexual intercourse or sexual acts by a man with his own wife, the wife not being under 18 years of age is not rape। पहले आई थिंक 15 या 15 साल थी आईपीसी में दी हुई कोडिफिकेशन में, कोडिफाइड लॉ में, लेकिन अब इन्होंने 18 साल खुद ही लिख दिया। क्यों लिखा है? क्योंकि इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हेल्ड किया था कि मैरिटल रेप ऑन माइनर्स अंडर 18 साल के बच्चे, 18 साल से नीचे लेकिन शादी हो चुकी है, उनके साथ अगर फिजिकल रिलेशन बनाया किसी उनके हस्बैंड ने तो वो रेप है। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया गया था, लेकिन 18 साल के छोटे वालों के लिए ही, नहीं तो एक्सेप्शन 2 में क्या था कि 15 साल से छोटे वालों के साथ किया तो ही रेप होगा। लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय मैन ऑन हिज ओन वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 इयर्स इज नॉट रेप, ठीक है। 18 से बड़ी के साथ उन्होंने अभी भी मैरिटल रेप को जिंदा मतलब मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया है, लेकिन 18 से छोटे, 18 से बड़े हो तो अभी नहीं किया है, ठीक है। लेकिन ठीक बात यह है कि 15 साल से 18 साल कर दिया कि पहले 15 साल से बड़ों के साथ जब मैरिटल रेप होता था तो रेप में नहीं आता था, लेकिन अब 15 से 18 वालों के लिए भी होगा, बिकॉज 18 साल एक्सप्रेसली प्रोवाइड कर दिया। सेक्शन 64 पनिशमेंट फॉर रेप, हुएवर एक्सेप्ट in the cases provided for in subsection 2 commits rape shall be punished with rigorous imprisonment for either description of a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment of life। यानी कि जब रेप कमिट किया सबसेक्शन 2 के अलावा वाला, सबसेक्शन 2 कौन सा है इसके बाद जो आएगा सेक्शन 64 का, उसके अलावा जब नॉर्मल वाला रेप किया 10 साल मिनिमम, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लेकिन सब क्लॉज ए ऑनवर्ड्स आ जाओ क्लॉज 2 के, क्या कहता है कि पुलिस वाले ने अगर किया अपने थाने के इलाके में या फिर प्रेमिसेस ऑफ स्टेशन हाउस, यहाँ पे स्टेशन हाउस क्या होता है जैसे पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, प्रेमिसेस में किया तो, या फिर एक वुमेन के साथ किया जो उसकी कस्टडी में थी तो भी, या फिर आगे आ जाओ पब्लिक सर्वेंट ने कमिट किया रेप जो उसकी कस्टडी में थी, या फिर किसी फौजी ने किया, ठीक है, इन डिप्लॉयड इन द एरिया ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिस जहां पे उसको तैनात किया गया था उस फौजी ने उसी एरिया में कर दिया रेप, ठीक है। बीइंग ऑन द मैनेजमेंट और ऑन द स्टाफ ऑफ जेल रिमांड होम, ठीक है, स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ उसमें, या फिर बीइंग ऑन द मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल कमिट्स रेप इन दैट हॉस्पिटल, यानी कि जहां पे जो मेल है ऐसी सिचुएशन में है, डोमिनेंस की सिचुएशन में, कंट्रोल की सिचुएशन में है, एक्स्ट्रा पावर्स रखता है, वहां पे उसने किया तो एडिशनल सजा होगी, मतलब खास सजा उसको दी जाएगी, उसके लिए ऐसे जुर्म के लिए अलग से सजा दी गई है, जैसे कहते हैं ना, या फिर रिलेटिव ने कर दिया, गार्डियन ने कर दिया, टीचर ने कर दिया।
ऐसी पोजीशन में था क्योंकि ये सारे रिश्ते ऐसी पोजीशन में हैं जहाँ पे ट्रस्ट होता है, अथॉरिटी होती है उनका वुमन के प्रति, लेकिन फिर भी उन्होंने रेप किया तो खास तौर पे और ज्यादा सजा देनी चाहिए। कमिट्स रेप ड्यूरिंग सेक्टेरियन वायलेंस, कम्युनल वायलेंस, ठीक है, दंगा फसाद चल रहा था तब किया, या फिर पता था कि औरत प्रेग्नेंट है फिर भी किया रेप, या फिर कंसेंट वो दे भी नहीं सकती थी, ऐसे उसके हालात थे कि कह लो कि बहुत ज्यादा बीमार थी, ठीक नहीं थी, उसके साथ किया, ठीक है, इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट। या फिर ऐसी पोजीशन में थे आप कि मतलब क्रिमिनल ऐसी पोजीशन में था, कंट्रोल की डोमिनेंस थी वुमेन के ऊपर, रेप करता है तो, या फिर औरत की मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी थी, या फिर रेप किया साथ में ग्रीवियस बॉडी हार्म कर दिया, या फिर मेम कर दिया। मेम क्या होता है? हाथ काट दिया, नाक काट दिया, ऐसे ऑफेंसेस हो चुके हैं। डिसफिगर कर दिया, उसकी लाइफ को खतरे में डाल दिया, या फिर बार बार रेप किया। ये सारी गाइडलाइंस में अगर फॉलो किया तो कम से कम 10 साल, मैक्सिमम नेचुरल लाइफ तक, मतलब जब तक आखिरी सांस बूढ़ा होके वो जेल में नहीं ले लेता, ये सजा है उसकी। ठीक है, आगे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि आर्म फोर्सेस क्या है, हॉस्पिटल क्या है, पुलिस ऑफिसर क्या है। इसमें कंसेप्ट ज्यादा नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेना, कुछ समझ आ जाएगा। सेक्शन 65, punishment for rape in certain cases. Whoever commits a rape on a woman under 16 years of age, 16 साल की बच्ची के नीचे से, 16 साल की उम्र के छोटी बच्ची से करा, कम से कम 20 साल की सजा, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जो भी फाइन लिया जाएगा उससे विक्टिम का मेडिकल एक्सपेंसेस, उसको ठीक करने के लिए उसको कंपनसेट किया जाएगा, ठीक है, और जो भी फाइन होगा विक्टिम को पे किया जाएगा। क्लॉज 2 में आ जाओ, 12 साल से छोटे के साथ अगर करो तो मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम नेचुरल लाइफ, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।